अस्सलाम वालेकुम। अगर आप किसी भी नॉन ईयू कंट्री से हैं तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपको आइलैंड आने के लिए और यहाँ पे काम करने के लिए वर्क परमिट चाहिए होगा। और वर्क परमिट जो है वो यहाँ पे यूजुअली दो तरह के वर्क परमिट हैं, एक क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट है और एक जनरल वर्क परमिट है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली क्रिटिकल स्किल्स के वर्क परमिट पे, क्योंकि वो वर्क परमिट वो था जिस पे मैं यहाँ पे आया था और मैंने आके जॉब ज्वाइन की थी और अभी तक मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका वो शेयर करूँगा आपके साथ, और किस तरह से वो अप्लाई हुआ था और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उससे क्या बेनिफिट होता है यहाँ पे आके पीआर लेने में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट उन स्किल्ड वर्कर्स के लिए बनाया गया है जिनकी ऑक्यूपेशंस एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन लिस्ट में मौजूद है। आयरलैंड ने एक ऑक्यूपेशन लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर अगर आपकी ऑक्यूपेशन आती है तो आपको क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट इशू हो सकता है। और उसमें एक रिक्वायरमेंट सैलरी रेंज की भी है। अगर वो सैलरी रेंज और आपकी ऑक्यूपेशन मीट करती है तो आपको क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट इशू हो सकता है। ये enterprise.gov.ie की जो वेबसाइट है इसके ऊपर एक पेज है जिसमें आपको जो हाईली स्किल्ड एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो या क्रिटिकल स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट है ये मौजूद है। आपने इस वेबसाइट पे, इस पे वेब पेज पे आना है और अपनी जो फील्ड है उसको यहाँ पे ढूंढना है। अगर आपकी फील्ड यहाँ पे मौजूद है इसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल हो सकते हो क्रिटिकल स्किल्स के परमिट का। इस पेज का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्ट जाके उसको इस लिस्ट को देख सकें। मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की एक कैटेगरी होती है जिसकी जो अगर आप सबसे नीचे जाएंगे तो सेल्स मार्केटिंग एंड रिलेटेड एसोसिएट प्रोफेशनल्स की जो कैटेगरी होती है इसके अंदर मेरा क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट लगा था। मेनली बिकॉज मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करता था और मैं पिछले 6 से 7 साल तक एड सेल से रिलेटेड काम कर रहा हूँ। तो वो जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग की डोमेन में आते हैं, इसलिए मेरा वीज़ा सेल्स एंड मार्केटिंग की ऑक्यूपेशन लिस्ट के थ्रू लगा था। आपकी जो भी फील्ड है आपने इस वेब पेज पे आना है और आके सर्च करना है कि आपकी फील्ड यहाँ पे है। अगर है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट आयरलैंड इशू कर देगा। ऑब्वियसली जो लोग पाकिस्तान से आते हैं क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट या कोई भी वर्क परमिट हासिल करना पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप जो होता है वो उस परमिट के थ्रू वीज़ा लेना होता है। तो आपके आयरलैंड आने में पहला स्टेप यह है कि आपने परमिट लेना है और उस परमिट को लेने के लिए ऑब्वियसली उससे पहले आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए। जब आपके पास जॉब ऑफर होगी, परमिट अप्लाई हो जाएगा तो उस परमिट की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करोगे और आपको एंट्री परमिशन मिलेगी कि आप आयरलैंड में एंटर हो सकते हो। उसके बाद आने के बाद आप अपनी जो बकिया प्रोसेसिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो आने की बात करो। बात करते हैं कि कौन लोग क्रिटिकल स्किल्स के परमिट को हासिल करने के लिए एलिजिबल हैं। आपको ये परमिट मिल सकता है अगर आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर है और आपकी जो एनुअल सैलरी है उस जॉब की जो आपको ऑफर हुई है वो एटलीस्ट 38,000 यूरोज अ ईयर है, तो फिर आप एलिजिबल होगे। कुछ केसेस में ऐसी ऑक्यूपेशंस जो कि इनएलिजिबल होती हैं उनके थ्रू भी क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो 38 नहीं होती, वो 64,000 यूरोज हो जाती है। इसमें एक चीज़ का जहन में रखना चाहिए, ये ऑब्वियसली नए जो एप्लीकेंट हैं जो आयरलैंड आने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन परमिट हासिल करने के लिए किसी कंपनी को मेक श्योर करना होता है कि 50% से कम उनके पास नॉन यूरोपियन लोग हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाफ। अगर उनके पास 50% से ज़्यादा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उनको वर्क परमिट के कोटा अलाउ करने से ही मना कर देती है, तो वो मजीद वर्क परमिट्स नहीं निकाल सकते अगर उनके पास 50% से ज़्यादा नॉन यूरोपियन स्टाफ आ जाता है। तो इसमें एक चीज़ और देखी जाती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, वो ये कि आपके पास जिस भी फील्ड का परमिट आप अप्लाई कर रहे हो उस फील्ड की डिग्री आपके पास है या नहीं और उस फील्ड का एक्सपीरियंस या रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं। अगर इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया में आप पूरा नहीं उतरोगे तो चांसेस होते हैं कि आपका परमिट की जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो जाए। उसके बाद जो जॉब ऑफर है, जॉब ऑफर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरे प्रोसेस में। जॉब ऑफर जो है वो किसी रजिस्टर्ड ऑफिशियल कंपनी की तरफ से होनी चाहिए आयरलैंड में जो कि रेवेन्यू के साथ रजिस्टर हो। किसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज अक्सर ये करती हैं कि वो जॉब ऑफर अपने लेटर हेड पे अपनी तरफ से बनाती हैं, वो जॉब ऑफर्स एक्सेप्ट नहीं होती क्रिटिकल स्किल्स की परमिट की एप्लीकेशन के लिए। ये जो जॉब ऑफर है ये आयरलैंड की जॉब के लिए होनी चाहिए। आपकी सैलरी जो है और कितनी मिलेगी वो सब मेंशन होना चाहिए जॉब ऑफर के लिए, और जॉब जो है वो एटलीस्ट 2 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए होनी चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगी या 1 ईयर के लिए लेट्स से ये जॉब होगी फिक्स टर्म के लिए, तो उसकी बेसिस पे क्रिटिकल स्किल का परमिट नहीं निकलेगा। क्रिटिकल स्किल्स की एक सबसे अच्छी बात यह है कि एम्प्लॉयर को ये परमिट निकालने के लिए और ऑफर करने के लिए
लेबर टेस्ट जो होता है वो जनरल परमिट में होता है, उसमें जो है एम्प्लॉयर को बेसिकली एडवर्टाइज करनी पड़ती है जॉब, और ये सेटिस्फाई कराना पड़ता है कि उनको लोकल मार्केट में वो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर से बुलाना चाहते हैं और उसके लिए वो परमिट निकाल रहे हैं। क्रिटिकल स्किल्स में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर एक एम्प्लॉयर के पास रिसोर्सेज हैं तो वो डायरेक्टली क्रिटिकल स्किल्स का परमिट निकालता है और विदाउट डूइंग एनी टेस्टिंग वो ऑफर कर सकता है और परमिट इशू कर सकता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब कंपनीज आपको आयरलैंड बुलाती हैं एक टेम्पररी वीज़ा ऑफर करके, जो कि इंटरव्यू वीज़ा कहलाता है। उसमें आपको 90 डेज अलाउ किए जाते हैं कि आप आयरलैंड में आके रह सकते हो 90 डेज के लिए, और उसमें आप अपने इंटरव्यू का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो आयरलैंड की उस कंपनी के लिए। उसके लिए पहले तो आपकी जो जॉब है वो ऑक्यूपेशन लिस्ट, क्रिटिकल स्किल्स की ऑक्यूपेशन लिस्ट में होनी चाहिए, और ये जो वीज़ा है ये हाईली स्किल्ड इंटरव्यू वीज़ा कहलाता है। फिर अगर बात करें कि अप्लाई कैसे होता है, तो ये क्रिटिकल स्किल्स का जो परमिट है ये आप भी अप्लाई कर सकते हो और आपका एम्प्लॉयर भी आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है। जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आयरलैंड में वो खुद ही अप्लाई करती हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो और वो मेक श्योर करें कि वीज़ा आपका सही से अप्लाई हो सके। इसलिए वो ये जो वर्क परमिट का जो प्रोसेस है वो खुद ही करती हैं, और इन मोस्ट केसेस करना भी चाहिए। अगर कोई ऐसा रिक्रूटर आपको मिलता है जो कि आपको बोलता है कि जो आपसे पैसे मांगता है या आपको खुद पुश करता है कि आपने ये सारा प्रोसेस करना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें कहीं ना कहीं कोई स्कैम होगा और आपको वो अवॉइड करना चाहिए। सिटीजन इन्फॉर्मेशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन होती है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, प्री डिटरमाइंड चेकलिस्ट बनी हुई है। आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अपनी जो परमिट की एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना होता है। ये सेम ही प्रोसेस होगा चाहे आप अप्लाई करो या आपका एम्प्लॉयर अप्लाई। और जो फीस है वो 1000 यूरोज है, चाहे आप अप्लाई करो या एम्प्लॉयर अप्लाई करे। और अगर आपका वीज़ा या परमिट रिफ्यूज़ हो जाता है तो जो आपका रिफंड है वो 90% अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम 4 to 8 वीक्स लगते हैं वर्क परमिट को इशू होने में या उसका डिसीजन आने में एप्लीकेशन के बाद। एक प्रोसेसिंग टाइम्स की वेबसाइट है जिसमें आप जाके देख सकते हो कि इस वक्त जो परमिट की कौन सी एप्लीकेशंस हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। जैसे इस वक्त मैं आयरलैंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हूँ, इसमें ये करंट प्रोसेसिंग डेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट परमिट्स मुझे दिखा रहा है। ये जो पहला सेक्शन है ये क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट एप्लीकेशंस हैं, और इसमें ये मुझे दिखा रहा है कि स्टैंडर्ड जो एप्लीकेशंस हैं वो 12 अगस्त 2024 की जो एप्लीकेशन सबमिट हुई थी वो अभी प्रोसेस हो रही हैं, जो कि एग्जैक्टली 1 मंथ बिफोर है। इसका मतलब ये है कि 4 वीक्स के अंदर अंदर उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जो ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, ये ट्रस्टेड पार्टनर्स कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं या अक्सर जो है ये सॉलिसिटर कंपनीज होती हैं, लॉयर्स होते हैं जो क्लाइंट्स के बिहाफ पे या कंपनीज के बिहाफ पे उनके वर्क परमिट्स की एप्लीकेशंस को सबमिट करते हैं। जैसे जब मैं आया था तो एक थर्ड पार्टी कंपनी थी जो कि ट्रस्टेड पार्टनर थी, इसीलिए हमारी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी जल्दी प्रोसेस हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रस्टेड पार्टनर की जो एप्लीकेशन है वो 27 अगस्त की जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो रही हैं, जबकि जो नॉर्मल है वो 12 अगस्त की, तो वो थोड़ी पीछे हैं स्टैंडर्ड वाली। इसीलिए ये ऑब्वियसली यू कांट कंट्रोल दिस। आप जिस कंपनी के थ्रू अप्लाई करोगे वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन इन ईदर केस 4 to 8 वीक्स जनरल टाइमलाइन है वर्क परमिट की एप्लीकेशन के लिए। अगर आपका वर्क परमिट की जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो जाती है तो आपके पास 28 डेज का टाइम होता है उसको अपील करने के लिए, और उसके बाद फिर वो दोबारा प्रोसेसिंग में जाता है। अगर आपका परमिट अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है उस परमिट की बेस पे, और फिर उस वीज़े का अलग प्रोसेस है जिसमें ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने अपना पूरा प्रोसेस बताया कि मेरा वर्क परमिट कब आया था, उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया VFS में जाके, उसके बाद कितने दिन लगे उस वीज़ा के आने में। एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है क्रिटिकल स्किल्स के परमिट का वो ये है कि आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ डायरेक्टली आयरलैंड आ सकती है इमीडिएट बेसिस पे, आपको वेटिंग टाइम नहीं देना। जैसे जनरल वर्क परमिट जो है उसमें आपकी फैमिली आपको आफ्टर 12 मंथ्स ज्वाइन कर सकती है, उससे पहले अलाउ नहीं है। क्रिटिकल स्किल्स में ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है जो मेरे केस में भी था। मैंने अपनी फैमिली को अपने साथ मूव किया था, वो इसीलिए था कि क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट इशू हुआ था, अदरवाइज वो शायद पॉसिबल नहीं होता। हाँ, फैमिली के लिए चाहे आपके बच्चे हैं वाइफ हैं, आपको सबके लिए अलग अलग वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा उसी वर्क परमिट की बेस पे। फिर जब आप एंटर हो जाते हो तो आप IRP के लिए अप्लाई करते हो। आप और आपकी वाइफ जो है वो उनका IRP बनेगा, बच्चों का IRP नहीं होता है, 16 ईयर्स के बाद IRP बनता है। IRP जो है वो बेसिकली आपकी री एंट्री परमिशन होती है, वो बेसिकली आपका वीज़ा होता है जब तक उसकी एक्सपायरी है। उसका मतलब ये है कि आप आयरलैंड से बाहर जाके वापस आयरलैंड में एंटर हो सकते हो, आपको किसी और वीज़ा की ज़रूरत नहीं। क्रिटिकल स्किल्स का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इट गिव्स यू द
क्विकेस्ट पाथ टू स्टैम्प 4। स्टैम्प 4 आइलैंड में जो है वो पीआर है, परमानेंट रेजिडेंसी है, और सबसे क्विकेस्ट वे टू रीच देयर इज थ्रू दिस क्रिटिकल स्किल्स परमिट, जिसका बेनिफिट मुझे भी हुआ। मुझे जब यहाँ पे 21 मंथ्स हो गए तो उसके बाद हमने स्टैम्प 4 का वीज़ा अप्लाई किया और फिर मुझे स्टैम्प 4 मिल गया। उसका जो प्रोसेस है वो मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेरा प्रोसेस कैसा था, स्टैम्प 4 का क्या रिक्वायरमेंट थी और कितने दिनों में मुझे स्टैम्प 4 मिला और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जो कंडीशन है वो इनिशियली ये थी कि 2 ईयर्स आपको होने चाहिए कंट्री के अंदर, उसके बाद आप स्टैम्प 4 अप्लाई करते हो। लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ा सा चेंज हुआ है प्रोसेस में और अब उन्होंने उसको 2 ईयर से कम करके 21 मंथ्स कर दिया है, और ये 21 मंथ्स काउंट होते हैं फ्रॉम द डे यू स्टार्ट योर फर्स्ट जॉब इन आयरलैंड। जब स्टैम्प 4 इशू होता है तो वो आपको 2 ईयर्स का इशू होता है और उसके बाद वो रिन्यू हो सकता है। अगर किसी वजह से आपकी स्टैम्प 4 की जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज हो जाती है तो फिर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा वर्क परमिट की एप्लीकेशन को। आपको हर वक्त किसी ना किसी वर्क परमिट पे रहना पड़ेगा टू स्टे इन द कंट्री अनलेस आपको स्टैम्प 4 मिल जाए। अगर स्टैम्प 4 की आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर आपकी कंपनी को दोबारा आपके लिए एक वर्क परमिट इशू करवाना पड़ेगा, बिकॉज आप विदाउट वर्क परमिट आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। या तो आपके पास एक वैलिड वर्क परमिट हो, जनरल या क्रिटिकल स्किल्स, और आपके पास स्टैम्प 4 हो। सितंबर 2024 में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है आइलैंड की पॉलिसी या रूल्स में रिगार्डिंग स्टैम्प 4 या रिगार्डिंग द क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट्स। 2 सितंबर 2024 के बाद से आप अगर एक अपनी पहली जॉब पे यहाँ पे आए हो और आपने 9 मंथ्स वहाँ पे काम कर लिया है तो उसके बाद आप जॉब स्विच कर सकते हो। पहले ये टाइम पीरियड 12 मंथ्स का था, लेकिन अब वो रिड्यूस करके 9 मंथ्स कर दिया गया और 9 मंथ्स के बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं ऑन द क्रिटिकल स्किल्स परमिट। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों को हुआ है वो यही हुआ है कि आपको नया परमिट भी इशू करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मेन परमिट है वही कंटिन्यू करेगा आपकी नई जॉब में। सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो आपकी नई जॉब भी आपकी उसी सेम ऑक्यूपेशन में होनी चाहिए जिसका आपको वर्क परमिट इशू हुआ है। आपको एक एप्लीकेशन जमा करवानी होगी जिसमें आप चेंज ऑफ एम्प्लॉयर की एप्लीकेशन दोगे। आपका परमिट सेम रहेगा लेकिन आपका एम्प्लॉयर चेंज हो जाएगा। इसमें कंडीशन ये है कि आप मैक्सिमम एक परमिट के ऊपर 3 एप्लीकेशंस दे सकते हो चेंज ऑफ एम्प्लॉयर की, और आपका ऑब्वियसली एक नया कॉन्ट्रैक्ट सबमिट होगा जो कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में होगा, नए एम्प्लॉयर के बीच में। और आपकी जो फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है नई जॉब पे वो विद इन फर्स्ट मंथ होनी चाहिए आपका परमिट इशू होने के। फिर बात करते हैं अगर आपकी जॉब चली जाए जब आप क्रिटिकल स्किल्स के परमिट, तो फिर आपने क्या करना है। आपने 28 डेज के अंदर अंदर जो डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करना है। यहाँ का रूल कहता है कि आपको 6 मंथ्स दिए जाएंगे नई जॉब ढूंढने के लिए, और जब आपको नई जॉब मिल जाएगी तो आप उस जॉब की बेस पे नया क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट अप्लाई करोगे और फिर उसकी बेस पे आप काम करोगे। अगर आपको 6 मंथ्स में जॉब नहीं मिलती तो फिर ऑब्वियसली आपको वापस जाना पड़ेगा। अगेन क्रिटिकल स्किल्स का जो वर्क परमिट है ये एक वन ऑफ द फास्टेस्ट रूट और पाथवे है पीआर के लिए किसी भी यूरोपियन कंट्री में। मैंने पीआर को स्टडी किया है काफ़ी कंट्रीज़ का और मुझे इतना क्विकेस्ट वे पीआर लेने का किसी भी और कंट्री में नज़र नहीं आया। आयरलैंड में अगर आप क्रिटिकल स्किल्स के वर्क परमिट पे आते हो तो विद इन 2 ईयर्स यू गेट अ स्टैम्प 4 विच इज़ अ पीआर, और फिर आफ्टर 5 ईयर्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स आप जो है पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। क्रिटिकल स्किल्स का जो वर्क परमिट है वो बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए भी और जो प्रोफेशनल्स आ रहे हैं स्पेशली उनके लिए। तो मेक श्योर करना चाहिए कि जब आप जॉब्स अप्लाई करें तो आप उस ऑक्यूपेशन लिस्ट को देखें और फिर अपनी कंपनी को मेक श्योर करें कि आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आपको क्रिटिकल स्किल्स का परमिट दिया जाए, वरना आपका जो पासपोर्ट का प्रोसेस है, जो पीआर का प्रोसेस है, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा कंपेयर टू समबडी हु इज कमिंग ऑन अ क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है क्रिटिकल स्किल्स परमिट के हवाले से तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।